हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम टीजीटी पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जॉन कीट्स की प्रसिद्ध ओड जॉन कीट्स का प्रसिद्ध ओड ऑड टू अ नाइटिंगेल को हिंदी में पूरी तरह समझेंगे। हम इस कविता के फैक्ट, हिंदी एक्सप्लेनेशन और प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन पॉइंट को आसानी से कवर करेंगे ताकि परीक्षा में एक भी नंबर ना छूटे। सबसे पहले हम कीट्स की इस कविता से जुड़े बेसिक फैक्ट्स जान लेते हैं, क्योंकि आयोग सीधे यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ऑथर, सबसे पहले हम देखेंगे ऑथर। तो ऑड टू अ नाइटिंगेल के ऑथर हैं हमारे जॉन कीट्स। जॉन कीट्स को ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोएट कहा जाता है और नेगेटिव कैपेबिलिटी पोएट भी कहा जाता है। और रिटन इन्होंने कब किया था? 18 मई 1819 में गार्डन ऑफ द वेंटवर्न प्लेस, हैम्पस्टीड में लिखा था। हैम्पस्टेड के वेटवर्थ प्लेस के बगीचे में एक नाइटिंगेल बुलबुल का गाना सुनकर इस पोएम को लिखा था। पब्लिश्ड हुआ जुलाई 1819 में एनालिस ऑफ फाइन आर्ट्स पत्रिका में ये पोएम पब्लिश्ड हुई थी। फॉर्म है इसमें का ऑड टू अ फॉर्म। ऑड क्या है? 8 स्टेंजा। इस कविता में कुल 8 स्टेंजा है और हर स्टेंजा में 10 लाइन्स हैं, यानी पूरी कविता में कुल 80 लाइन्स है, टोटल 80 लाइन्स है। राइम स्कीम है इसमें कि इस राइम स्कीम को आप लोग ज़रूर नोट कर लें, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन आता है राइम स्कीम से। इसकी राइम स्कीम है ABABCD ECDE, याद कर लेंगे ABABCD ECDE। ठीक। मीटर पे आते हैं। मीटर है इनका आइम्बिक पेंटामीटर में लिखा है। ध्यान दें, हर स्टेंजा में 8 लाइन है और 8वीं लाइन में हर स्टेंजा की 8वीं लाइन में आइम्बिक ट्राइमीटर में है। थीम, इसमें की थीम है हमारे इस्केपिज्म इसकी मुख्य थीम है, मतलब यथार्थ से दूर कल्पना की दुनिया में भागना। मोरालिटी वियस इमॉर्टैलिटी, मतलब दुख और बनाम सुख, प्लीजोर। सेकंड स्टेप है हमारा की लिटरेरी टर्म क्या है इसकी? इसमें नेगेटिव कैपेबिलिटी। कीट्स का कॉन्सेप्ट बीइंग अनसर्टेन विदाउट एनी इरिटेबल रीचिंग आफ्टर फैक्ट एंड रीज़न, कि इसमें कोई रीज़न और फैक्ट नहीं दिखाई देता है और अनसर्टेनली, अनिश्चितता का कॉन्सेप्ट दिखाता है। और इसमें सिंथेसिया है, मिक्सिंग ऑफ सेंस का मिक्स है, जैसे कि टेस्ट ऑफ फ्लोरा एंड द कंट्री गीन। सिंथेसिया, इसे हम आगे समझ लेंगे। सिंथेसिया भी पोएम में आएगा, बताएंगे। फिर हम इसमें इम्पॉर्टेंट लाइन अब देखते हैं। इम्पॉर्टेंट लाइन है फर्स्ट नंबर पे, माई हार्ट एचेस एंड आ ड्राउजी नम्बनेस पेन्स माई सेंस एज पाउडर्स हेमलॉक आई हैड ड्रंक। तो कीट्स कहते हैं, इसमें कीट्स एक्सप्लेनेशन करते हैं। कीट्स कहते हैं कि बुलबुल जो नाइटिंगेल है, इतने मधुर और खुशमिजाज गीत को सुनकर उनका दिल दर्द से भर गया है। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उन्होंने हेमलॉक जहर पी लिया हो या अफीम का नशा कर लिया हो। कीट्स बुलबुल की खुशी से जल नहीं रहे हैं, बल्कि उसकी अत्यधिक खुशी को देखकर खुद इतने भावुक हो गए हैं कि उनका शरीर सुन्न पड़ गया है। सेकंड स्टेंजा की लाइन देखते हैं।
ओ फॉर अ ड्रॉट ऑफ विंटेज दैट hath been cold a long age in the deep deviled earth। देखिए, यहाँ किड्स इंसान के दुखों से दूर जाने के लिए शराब की मांग करते हैं। वे ऐसी शराब चाहते हैं जो जमीन के नीचे सालों से ठंडी की गई हो और जिसमें फ्रांस के लोकगीतों और हरियाली की खुशबू हो। वे शराब पीकर इस कड़वी दुनिया को भूलकर बुलबुल के साथ जंगलों में गायब हो जाना चाहते हैं। ठीक, तो यहीं पे हमारा सिंथेसिस जो हमने बताया था अभी, उसका यूज किया गया है, जैसे टेस्टेड ऑफ फ्लोरा। टेस्टेड ऑफ फ्लोरा क्या है? यानी स्वाद और गंध दृश्य का मिश्रण दिखाया गया है। ड्रॉट विंटेज हैड बीन। ठीक, आगे नेक्स्ट है हमारा वेयर यूथ। थर्ड स्टैंजा है ये। थर्ड स्टैंजा में देखते हैं, वेयर यूथ ग्रोस पेल एंड स्पेक्चर थिन एंड डाइज वेयर बट टू थिंक इज टू बी फुल ऑफ सैरो। इस लाइन में जॉन किट्स अपने भाई टॉम किट्स को याद करते हैं और उनको याद करके ये कहते हैं कि उन्हीं को याद करते हुए कहते हैं वेयर यूथ ग्रोस, कि जब इंसानी दुनिया जहाँ जवानी पीली पड़ जाती है, कंकाल जैसे दुबले होकर मर जाते हैं जवानी में ही, जहाँ सिर्फ सोचना और दुखों से भर जाना, यह उनके भाई टॉम की मौत से जुड़ा हुआ था। ठीक, आगे नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट लाइन, अवे अवे फॉर आई विल फ्लाई टू दी नॉट चैरियोटेड बाय बैचोस एंड हिज पैड्स बट ऑन द विवलेस विंग्स ऑफ पोइसी। इसमें क्या है? दूर दूर, बहुत दूर मैं उड़कर तुम्हारे पास आऊँगा, बचेस के रथ पर नहीं बल्कि कविता के अनदेखे पंखों पर सवार होकर। बचेस मतलब, बचेस किसे कहा गया है? शराब के देवता को। शराब के देवता को बचेस कहा गया है। मतलब बचेस के रथ पर नहीं बल्कि कविता के अनदेखे जो कल्पना में है उनके पंखों पर सवार होकर आऊँगा। ठीक, ओके नेक्स्ट लाइन है हमारी, डार्कलिंग आई लिसन एंड फॉर many a time I have been half in love with easeful death। इसका मतलब हुआ डार्कलिंग, अंधेरे में मैं सुनता हूँ और ना जाने कितनी बार मुझे बिना दर्द वाली, मतलब जो शांतिपूर्ण मृत्यु से प्यार हो गया है। आगे नेक्स्ट है हमारी लाइन, ये सब हमारी इम्पोर्टेंट लाइन है जो हमने लिए हैं। Thou wast not born for death, immortal bird, no hungry generation tread thee down। तुम मौत के लिए पैदा नहीं हुई हो, हे अमर पक्षी, भूखी आने वाली पीढ़ियाँ तुम्हें कुचल नहीं सकती। यहाँ मतलब यहाँ पक्षी का संगीत क्या है? जो संगीत वो घुस है वो उसका अमर है, इसको संबोधित कर रहे हैं जॉन किट्स। आगे नेक्स्ट लाइन है, द वॉइस आई हियर दी पासिंग नाइट वाज हियर्ड इन एंशिएंट डेज बाय एम्परर एंड क्लाउन्स। जो आवाज़ मैं इस ढलती रात में सुन रहा हूँ, यह प्राचीन काल में राजाओं और साधारण लोगों द्वारा भी सुनी गई थी। इसका मीन्स आगे नेक्स्ट लाइन है, परहैप्स द सेल्फ सेम सॉन्ग दैट फाउंड अ पेथ थ्रू द सैड हर्ट ऑफ रथ व्हेन सिक फॉर होम सी स्टूड इन टीयर्स एमिड द एलियन कॉर्नर। मतलब शायद
यह वही गीत है जिसने बाइबिल की रुत के दुखी दिल तक रास्ता खोजा था, जब वह अपने घर की याद में तड़पती हुई पराये देश के खेतों में आंसू बहाते हुए खड़ी थी। आगे नेक्स्ट लाइन है, Forlorn the very word is like a bell to toll me back from thee to my soul self। इसका में से त्यागा हुआ मतलब अकेला, फॉरलोन अकेला जो है, यह शब्द एक घंटी की तरह बजा है जो मुझे तुम्हारी कल्पना से खींचकर मेरे अकेलेपन के सच में वापस लाया है, मतलब सच में मैं आ गया हूँ। फिर वट इट विजन, नेक्स्ट लाइन है, वास, ये हमारी लास्ट लाइन है, वास इट अ विजन और अ वॉकिंग ड्रीम, फ्लड इज दैट म्यूजिक, डू आई वैक और स्लीप। मतलब वह कोई दिव्य दृश्य था या जागता हुआ सपना? वह संगीत गायब हो चुका है, क्या मैं जाग रहा हूँ या सो रहा हूँ? मतलब इसमें जॉन किट्स अपने जो उनकी रियलिटी थी, अपने रियलिटी में आ गए हैं, सपने से मतलब बाहर आ गए हैं, जो वो दृश्य देख रहे थे। संगीत गायब हो चुका है और वो जग गए हैं। ठीक, आगे अब हम लोग इसमें ये हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, इनको हम कर लेते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज द ऑथर ऑफ द पोयम और टू अ नाइटिंगेल? और टू अ नाइटिंगेल के ऑथर कौन हैं? जॉन कीट्स। कीट्स ग्रेटेस्ट सेकेंड जनरेशन रोमांटिक पोएट माने जाते हैं, इन्हें सेकेंड जनरेशन का रोमांटिक पोएट कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज और टू अ नाइटिंगेल रिटन? और टू अ नाइटिंगेल कब लिखा गया था? तो सही जवाब होगा 1819। 1819 को जॉन कीट्स का ग्रेट ऑफ ईयर ओट्स भी कहा जाता है। 1819 को ही ग्रेट ईयर ऑफ ओट्स कहा जाता है। ग्रेट ईयर ऑफ ओट्स कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी ज़्यादातर ओट्स, महान ओट्स इसी साल लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच जर्नल वाज और टू अ नाइटिंगेल फर्स्ट पब्लिश्ड इन जुलाई 1819? तो ये जो है क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, इसको आप नोट कर लीजिए इम्पॉर्टेंट में। इसका सही जवाब होगा एनालिस ऑफ द फाइन आर्ट्स। ठीक, एनालिस ऑफ फाइव आर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेंजास आर देयर इन और टू अ नाइटिंगेल? और टू अ नाइटिंगेल कितने स्टेंजा में लिखा गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस पूरी कविता में कुल 8 स्टेंजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ लाइन इन द पोयम और टू अ नाइटिंगेल? और टू अ नाइटिंगेल में टोटल कितनी लाइन है? 80। मतलब कि इसमें 8 स्टेंजा है और हर स्टेंजा में 10 लाइन है, तो टोटल हमारी 80 लाइन हो गई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ ईच स्टेंजा इन और टू अ नाइटिंगेल? हर स्टेंजा में राइम स्कीम क्या है और टू अ नाइटिंगेल की? तो अभी हमने पढ़ा था, आगे बताया था, इसे आप लोग ध्यान से पढ़े होंगे तो क्या होगा, ए बी हमने क्या बताया था, ए बी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ए बी सी डी, ई सी डी ई। ठीक, इसको आप अपनी नोटबुक में स्टार बनाकर नोट कर लीजिए क्योंकि ये एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीटर यूज्ड इन द 8th लाइन ऑफ एवरी स्टेंजा इन और टू अ नाइटिंगेल इज?
तो ये यहाँ काफ़ी छात्र गलती कर देते हैं। पूरी कविता आइम्बिक पेंटामीटर में है, लेकिन हर स्टैंजा की 8वीं लाइन में आइम्बिक ट्राईमीटर का इस्तेमाल हुआ है, हमने ऊपर बताया था। तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी सही होगा, आइम्बिक ट्राईमीटर। द मीटर 8 लाइन ऑफ एवरी स्टैंजा, 8 लाइन के प्रत्येक स्टैंजा में क्या है, आइम्बिक ट्राईमीटर है। और पूरी कविता में आइम्बिक पेंटामीटर का यूज हुआ है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माई हार्ट एचेस एंड आ ड्राउजी नम्बनेस पेन्स माई सेंस एज दो ऑफ डैश आई हैड ड्रंक। इसमें हमें फील करना है, तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, हेमलॉक। क्या है हेमलॉक एक तरह का क्या है, विषैला पौधा या जहर होता है। हेमलॉक एक प्रकार का विषैला पौधा जहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट्स रिफर टू बचेस एज द गॉड ऑफ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विन। विन क्या है, ग्रीक मैथोलॉजी में जो बचेस है उसको शराब और उत्सव के देवता माना जाता है। बचेस को शराब और देवता का उत्सव देवता माना गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 नंबर है, इन नॉट चैरिटेड बाय बचेस एंड हिज पेट्स द वर्ड पेट्स रिफर टू। तो मतलब बैग्स, जो बचेस है बैग्स है, उनके रथ तेंदुआ या चीतों द्वारा खींचा जाता था। तो सही ऑप्शन होगा किसके द्वारा खींचा जाता है, लेपर्ड्स के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है, बाय व्हाट मीन्स डज किड्स वांट टू फ्लाई टू द नाइटिंगेल। किड्स शराब से नहीं बल्कि कविता और कल्पना के पंखों से उड़कर बुलबुल के पास जाना चाहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विंग्स ऑफ पोएसी। मतलब किड्स वांट टू फ्लाई टू नाइटिंगेल, कैसे जाना चाहते हैं, पंखों से उड़कर बुलबुल के पास जाना चाहते हैं, शराब से नहीं बल्कि कविता और कल्पना से, विंग्स ऑफ पोएसी से जाना चाहते हैं। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइन वेयर यूथ ग्रोस पेल एंड स्प्रेच थिन एंड डाइज रिफ्लेक्ट द डेथ ऑफ किड्स ब्रदर नेम्ड। इसमें किड्स के छोटे भाई की मौत ट्यूबरक्लोसिस से हुई थी, जिसका गहरा प्रभाव इस कविता में दिखता है। तो उनके भाई का नेम क्या है, ऑप्शन नंबर बी, टॉम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which literary term best describe kids expressed tasted by Flora and the country green। जब एक इंद्री कोई सेंस के अनुभव को दूसरी इंद्री से जोड़ता है, जैसे स्वाद को दृश्य या गंध से जोड़ना, उसे क्या कहते हैं, सिंथेसिया कहते हैं। यहाँ पे क्या, स्वाद को दृश्य से जोड़ा गया है, गंध से जोड़ा गया है, तो उसे सिंथेसिया कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज किड्स मीन बाय विंटेज इन द सेकेंड स्टेंजा। विंटेज का मतलब क्या होता है, मतलब विंटेज का मतलब है बहुत पुरानी और उच्च गुणवत्ता वाली शराब को विंटेज कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा हमारा बी, ओल्ड विन को विंटेज कहा गया है, जो पुरानी देसी शराब है और उच्च गुणवत्ता वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द लाइन आई हैव बीन हाफ इन लव विथ इज फुल डेथ, व्हाट डज द फ्रेज इज फुल डेथ सिग्निफाई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेनलेस डेथ। देखिए, किड्स एक शांतिपूर्ण और बिना दर्द वाली इज फुल डेथ चाहते हैं,
बिना दर्द वाली मौत की कल्पना करते हैं, जहां वे बुलबुल के गीत को सुनते सुनते दुनिया छोड़ सके। तो कैसा? बिना दर्द वाली, जो पेनलेस डेथ हो, ईजफुल डेथ, आसानी से जो डेथ हो। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बाइबलिक कैरेक्टर इज mentioned standing in tears and amid the alien corner in the poem? तो इसमें ओल्ड टेस्टामेंट की पात्र को रुथ का उल्लेख किड्स ने किया है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ब्रेक्स किड्स स्पेल ऑफ इमेजिनेशन एंड ब्रिंग्स हिम बैक टू रियलिटी इन स्टैंजा 8? फॉरलॉर्न यानी अकेलापन, फॉरलॉर्न अकेलापन शब्द घंटी की तरह बजता है। क्या बजता है? घंटी की तरह बजता है। और किड्स का सपना टूट जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, फॉरलॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Thou was not born for death, immortal bird, why does kids call the nightingale immortal? तो इसका आंसर होगा, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये बर्ड सॉन्ग एंड आर्ट आर टाइमलेस है इसका सही आंसर, क्योंकि पक्षी शारीरिक रूप से अमर नहीं है, बल्कि बुलबुल की प्रजाति का संगीत अमर है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द कोट, वाज इट अ विजन और अ डैश क्वेश्चन मार्क। इसको कंप्लीट करना है। ये कविता की लास्ट लाइन है, लास्ट पंक्ति है। इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए, वॉकिंग ड्रीम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 20 है, द वॉइस आई हियर दिस पासिंग नाइट was heard in ancient day by emperor and तो इसमें भी फिल करना है। यहाँ पे आएगा हमारा क्लॉन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किड्स कहते हैं कि यह गीत राजाओं और साधारण लोगों दोनों, मतलब कि जो लोग हैं दोनों ने अतीत में सुना था इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Where was John Keats sitting when he composed Ode to a Nightingale? तो सही आंसर होगा, यह जो है अंडर अ प्लम ट्री इन गार्डन एट हेम्पस्टेड। The term negative capability coined by Keats is closely reflected in which aspect of this poem? तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, एक्सपिटेंस ऑफ मिस्ट्री एंड अनसर्टेनिटी विदाउट रीज़न, क्योंकि संदेहों और अनिश्चितताओं के बीच बिना किसी तर्क के बने रहने की कला को ही हम निगेटिव कैपेबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग मॉर्न और डार्कलिंग आई लिसन? सही ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का यूज हो रहा है। यह एडवर्ब के रूप में अंधकार का मानवीकरण किया गया है। अगर विकल्प में केवल अलंकार चुनने को आएगा तो पर्सोनिफिकेशन सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, In stanza 5, why can kids not see what flowers are at his feet? यहाँ पे जो है घने जंगल में अंधेरा होने के कारण वे फूलों को देख नहीं पा रहे हैं, केवल महक से पहचान रहे हैं। तो आप सही होगा ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ डार्क इन द फॉरेस्ट, अंधेरे के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल थीम ऑफ ऑड टू अ नाइटिंगेल रिवॉल्व्स अराउंड। मुख्य विषय की थीम क्या है? इसमें
इंसान इंसानी जीवन की नश्वरता बनाम कला की अमरता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्रांसिएंस ऑफ ह्यूमन लाइफ वीएस परमानेंस ऑफ आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फ्लोरा स्पेसाइज इज नॉट मेंशन्ड इन स्टैंजा 5 ऑफ द पोएम। इसमें होगा, सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, रेड रोज। कविता में मस्क रोज का जिक्र है, रेड रोज का नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 27, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्क डार्कलिंग एज यूज्ड इन द पोएम। डार्कलिंग का शाब्दिक अर्थ क्या है, अंधेरे में, अंधेरे में। ऑप्शन नंबर ए, इन द डार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, फ्लड इज दैट म्यूजिक, डू आई वेक और स्लीप, अपीयर्स इन विच पार्ट ऑफ द पोएम। देखिए, यह कविता बिल्कुल अंतिम पंक्ति है इसकी, इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी। ये कौन सी लाइन है, कंक्लूडिंग लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, विच क्लासिकल ग्रीक डेटी एसोसिएटेड विद फ्लोरा एंड वेजिटेशन इज मेंशन्ड इन स्टैंजा 2। देखिए, फ्लोरा वनस्पतियों और फूलों की देवी मानी जाती हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, फ्लोरा। टू विच कैटेगरी, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, विच कैटेगरी ऑफ पोट्री डस और टू अ नाइटिंगेल बिलोंग। कीट्स ने पिंडारिक और होरेशियन दोनों ओड्स के तत्वों को मिलाकर अपनी एक विशेष स्टैंजा शैली विकसित की है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, कीट्सियन इंग्लिश रेगुलर ओड, ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जॉन कीट्स से जुड़े हुए, और हमने इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी किया और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। जो आप लोग को क्वेश्चन, आप लोग इसको नहीं समझ में आए हैं तो आप इसको एक बार और इस वीडियो को देख लीजिए, तो आपको बिल्कुल अच्छे से लर्न हो जाएगा, और टू अ नाइटिंगेल से आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे अगर आपने इसे देख लिया 2 बार तो। ओके, और आप लोग को हमारी वीडियो ये कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।